गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम सेशन। आज का हमारा पहला टॉपिक है प्रोफिशिएंसी लेवल ऑफ इंडियन चिल्ड्रन। तो ये आपके गवर्नेंस में एजुकेशन सब टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी एनसीईआरटी ने एक स्टडी की है, बेंचमार्किंग फॉर ओरल रीडिंग फ्लुएंसी विद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड न्यूमरेसी 2022। उसके अंदर ये देखा गया है कि 11% जो इंडियन चिल्ड्रन है जो क्लास थर्ड में है वो बेसिक मैथमेटिक्स स्किल्स भी जो है वो नहीं जानते हैं। ठीक है, उनमें वो बेसिक मैथमेटिक्स स्किल्स भी नहीं है। तो एक लार्ज स्केल स्टडी की गई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और एनसीईआरटी द्वारा मिलकर, और इसमें ये इसलिए स्टडी इसलिए की गई कि रिलायबल डेटा मिल सके क्लास 3 स्टूडेंट्स के बारे में। तो इसमें 4 ग्रुप्स में बच्चों को डाला गया, जिनके पास ये न्यूमरेसी या लैंग्वेज स्किल्स हैं, जिनके पास नहीं है, या फिर जिनके पास सफिशेंटली हैं, या फिर जिनके पास सुपीरियर स्किल्स हैं। ठीक है, सो अब इस स्टडी की फाइंडिंग्स क्या है। अब इसमें कहा गया है कि 48% जो स्टूडेंट्स हैं उन पे लिमिटेड बेसिक न्यूमरेसी स्किल्स हैं, या फिर उनके पास स्किल्स नहीं है। ठीक है, तो 11% जो स्टूडेंट्स हैं वो बेसिक लेवल का, मोस्ट बेसिक लेवल का भी जो न्यूमरेसी टास्क वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे, और 37% जो है वो सिर्फ पार्शली कंप्लीट कर पा रहे थे। तमिलनाडु में वर्स्ट परफॉर्मिंग था सिचुएशन है। 77% ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो, उनके पास सिर्फ न्यूमरेसी के बेसिक लेवल जो है वो स्किल्स हैं। लैंग्वेज के केस में देखें तो 53% ऑफ क्लास 3 स्टूडेंट्स जो थे वो हिंदी प्रोफिशिएंसी लैक करते हैं। रीजनल लैंग्वेज के केसेस में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और केरला में 59% ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो लिमिटेड स्किल्स के साथ हैं। गवर्नमेंट ने इसके लिए ऑफ कोर्स एफर्ट्स भी किए हैं। 3 लैंग्वेज फार्मूला अपनाया है गवर्नमेंट ने, जिसमें कहा है कि 2 ऑफ द लैंग्वेजेस जो होंगी वो इंडिजिनस होंगी, मतलब हमारे इंडिया की लैंग्वेजेस होंगी, लोकल लैंग्वेजेस होंगी जो कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनेंगी, और एक लैंग्वेज होगी आपकी मोस्ट प्रोबेबली इंग्लिश होगी। ठीक है, जिससे कि कम्युनिकेशन की जा सके। तो 3 लैंग्वेज फार्मूला हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का पार्ट है, आपको पता ही है ये तो। फिर गवर्नमेंट ने निपुण भारत प्रोग्राम भी जो है वो लॉन्च किया है 2021 में, जिससे कि फाउंडेशनल स्किल्स भी जो है बच्चों के 2026 और 27 तक आ सके उन्हें। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। सो ये भी आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो बहुत सारी स्टेट्स जो हैं उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखा है कि आप पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को बंद मत करो, इसको सितंबर के बियॉन्ड भी जो है वो आप आगे चलाकर रखो। अब ये पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना है क्या? कोविड-19 के टाइम पर आपको याद होगा निकाला था इसको, ताकि जितने भी प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स जो कि आपके राशन कार्ड होल्डर्स हैं, अंत्योदय अन्न योजना स्कीम के जो बेनिफिशरीज हैं, उनको डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 80 करोड़ बेनिफिशरीज को आइडेंटिफाई करके उनको 5 kg फ्री वीट या राइस जो है पर पर्सन पर मंथ दे सके। ठीक है, अब जो नेशनल फूड सिक्योरिटी में मिलता है वो तो अलग है, वो तो 5 किलो अलग है, ये अलग 5 किलो और मिल रहा था उनको। ठीक है, सो इसको सितंबर 2022 तक एक्सटेंड किया गया है। मार्च 2020 से लेकर अभी तक इसको चलाया जा रहा है। आपको पता है हर साल, हर 6 महीने बाद इसको मोस्टली गवर्नमेंट एक्सटेंड कर देती है। लगभग अब तक गवर्नमेंट इसके ऊपर 3.4 लाख करोड़ का खर्चा कर चुकी है। 759 लाख मिलियन टन ऑफ फ्री फूड ग्रेन्स जो है वो इसमें गवर्नमेंट अभी तक दे चुकी है। और गवर्नमेंट का मोटिव ये था इस स्कीम को लाने का कि कोई भी जो है वो भूखे पेट जो है वो सोए ना एट दिस टाइम ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। ये आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया, रादर इंडिया ने डिसाइड किया कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में जो ट्रेड नामक पिलर है, 4 पिलर्स में से, उसको इंडिया ज्वाइन नहीं करेगा, बाकी 3 पिलर्स को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो अब आपको पता है रिसेंटली फर्स्ट इन पर्सन मीटिंग हुई है। यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट किया था उन्होंने IPEF में, लॉस एंजलिस में मीटिंग हुई है। तो इंडिया ने कहा है कि हम सप्लाई चेन, डीकार्बनाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एंटी टैक्स और करप्शन पिलर्स को तो ज्वाइन करते हैं, लेकिन हम ट्रेड पिलर को ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं। क्यों नहीं करना चाहते हैं, कोई ऑफिशियल रीज़न तो नहीं दिया गया है, लेकिन कहा जा रहा है कि इसके अंदर कुछ ऐसे प्रोविजंस थे इस ट्रेड पिलर में जो WTO की ऑब्लिगेशन से भी ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब ये इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है क्या? अब आपको पता है फेयर और रेजिलियंट ट्रेड जो है उसके लिए इसको लाया गया है एशियन कंट्रीज़ के बीच में और इंडो पैसिफिक अदर कंट्रीज़ के बीच में। तो ऑफ कोर्स कहा जा रहा है कि ट्रेड मॉड्यूल में जो है इंडिया ने पार्ट नहीं लिया है, उसको चाहे US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जो है वो हेड करेंगे या लीड करेंगे, लेकिन फिर भी इसमें कोई मार्केट एक्सेस की कमिटमेंट जो है वो इंक्लूड नहीं की जाएंगी। ठीक है, चलो एनीवेज, जब हमने इसको ज्वाइन नहीं किया तो हमें इससे जो है इशू नहीं होना चाहिए। बाकी इसमें 4 पिलर्स हैं: फेयर एंड रेजिलियंट ट्रेड, सप्लाई चेन
रेजिलियंस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डीकार्बनाइजेशन, टैक्स एंड एंटी करप्शन। अब ये जो चारों पिलर्स हैं, इसके अंदर सब पिलर्स भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या है, इंडिया ने तीनों पिलर्स को तो ज्वाइन कर लिया है। अब इसमें क्या कि या तो आपको एक पिलर को अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो उसके अंदर जितने भी सब ग्रुप्स हैं उनको सबको ज्वाइन करना पड़ेगा, या आप फिर उस पूरे पिलर को ज्वाइन ना करो। तो इंडिया ने जैसे जो ट्रेड वाला पिलर है, फर्स्ट पिलर, उसको ज्वाइन नहीं किया है। सो ट्रेड पिलर में कहा गया कि रूल्स बेस्ड ट्रेड हो, ट्रांसपेरेंट ट्रेड हो, क्लीन ट्रेडिंग सिस्टम हो। फिर सप्लाई चेन पिलर में कहा गया है कि ट्रांसपेरेंसी आए सप्लाई चेन्स में, रिलेटेड रॉ मटेरियल इनपुट्स को आइडेंटिफाई करके उनकी मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग करो, और रेजिलियंस बढ़ाओ ताकि जो है क्रिटिकल सेक्टर्स जो है वो अफेक्ट ना हो, सप्लाई चेन दुरुस्त रहे। फिर क्लीन इकोनॉमी के लिए कहा है कि एफर्ट्स लेके आओ ताकि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को हम कम कर सकें, और इंसेंटिवाइज करो अपनी क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए इंडस्ट्री को, और आपस में भी कोलैबोरेट करना इन कंट्रीज़ ने। फिर फेयर इकोनॉमी के लिए कहा है कि हम जैसे करप्शन को रोकेंगे, टैक्स जो है उसको हम फेयर बनाएंगे, यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इन सब को जो है वो अडॉप्ट करेंगे आपस में मिलके। तो ये सारा जो है ये आपकी IPF की मेंबर कंट्रीज़ जो हैं एग्री कर रही हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रेबीज़। तो ये आपके सोशल इश्यूज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो अभी हुआ क्या है कि 12 साल की एक लड़की है, केरला की, रेबीज़ से पीड़ित थी और उसकी डेथ हो गई, जबकि वो जो है वो मल्टीपल टाइम्स उसको रेबीज़ की वैक्सीनेशन मिल चुकी थी, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन किया जा रहा है कि इंडिया में जो रेबीज़ की वैक्सीन मिली है वो कितनी इफेक्टिव है। तो एनीवेज, रेबीज़ होता क्या है, ये आपके लिसा वायरसेस का एक पार्ट है, और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अटैक करता है। लगभग 100% फेटल होता है टू द होस्ट एनिमल, अगर ये पर्सन को इन्फेक्ट कर ले या एनिमल को इन्फेक्ट कर ले। तो ये RNA वायरस है जो आपके होस्ट एनिमल, जो रैबिड एनिमल होते हैं जैसे डॉग, कैट, मंकी, इनके सलाइवा में प्रेजेंट होता है। ये होता क्या है कि जब पर्सन को बाइट करता है कोई डॉग समझ लो, या कोई भी एनिमल, तो जो सलाइवा में जब ये वायरस प्रेजेंट है, या तो उसको आप उसी टाइम पर धो दो, ठीक है। तभी कहा जाता है कि अगर आप वायरस को रिमूव कर देते हो वुंड से इमीडिएटली, उस वुंड को धोकर और एंटीसेप्टिक्स लगाकर, तो चांस है कि आप बच जाओगे। और उसके बाद ऑफ कोर्स वैक्सीनेशन लेना भी इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अगर आप वो वायरस जो है वो सलाइवा की तरह से थ्रू अंदर चला गया है, तो देयर इज़ अ चांस कि वो आपको इन्फेक्ट कर लेगा, और फिर जो है वो फेटल भी हो सकता है, ठीक है। सो जनरली 4 से 2 हफ्ते तक का इसका जो है वो इंक्यूबेशन पीरियड होता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है डॉग से ही होता है, किसी भी एनिमल को हो सकता है। इवन कैट से लेकर क्रोकोडाइल्स तक देखा गया, उनमें भी जो है ये वायरस पाया गया है। तो बेसिकली क्या होता क्या कि ह्यूमंस के पास जनरली डॉग्स और कैट्स रहते हैं, तो इसलिए हमारे में ये रेबीज़ वायरस इन्हीं दोनों से आता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सुपर बग्स। सुपर बग्स बेसिकली कौन है, जो आपके एंटी बैक्टीरिया जो आपकी मेडिसिन होती हैं उनके अगेंस्ट जो है वो जीत जाते हैं, या उनके खिलाफ रेजिस्टेंस डेवलप कर चुके हैं, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप कर चुके हैं, उनको हम सुपर बग्स कहते हैं, ठीक है। तो अभी एक ईयर लॉन्ग सर्वेलेंस की गई है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस के ऊपर। न्यूली फॉर्म्ड एक आपके प्रोजेक्ट है, हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन सर्वेलेंस इंडिया। तो इन्होंने देखा है कि जो सुपर बग्स हैं वो आपके जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस के केस में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। हमारे पूरे 1 साल की सर्वेलेंस की गई और देखा गया कि जो पेशेंट्स खासकर जो ICU में एडमिट हैं, ICU तो हॉट बेड बन चुके हैं इन सुपर बग्स के, क्योंकि जो इसी की वजह से जो है ICU में पेशेंट्स जो बहुत लंबे टाइम तक रहते हैं वो ग्राम नेगेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म से पीड़ित हो जाते हैं, इन्फेक्ट हो जाते हैं, जिनको ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म से के कंपैरिजन में ट्रीट करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो इंडिया के ICUs में ये आपको ये ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन बहुत ही कॉमन देखने को मिल रही है आजकल, और 38.1% जो है ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन वाले, और 27.9% विद UTIs क्या है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये लगभग 14 दिन के अंदर ही डेथ हो जाती है इनकी, इस लेवल पर जो है इन्फेक्शन पहुंच चुकी है, ठीक है। तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होती है, तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होती है कि जनरली हम क्या करते हैं, आपको पता होगा कि ज़रा सा बुखार हुआ, आपने कोई एंटीबायोटिक खा लेते हो, ठीक है। तो उससे होता क्या है कि आपकी बॉडी में जो बैक्टीरिया हैं वो धीरे धीरे उनको आदत पड़ जाती है उसकी, वो रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं उस एंटीबायोटिक से फाइट करने की। फिर जब वो बैक्टीरिया जिसने रेजिस्टेंस डेवलप कर ली, जिसको जो समझ लो इम्यूनिटी जीत चुका है, ठीक है, वो आगे बढ़ता रहता है, आपसे किसी और को पास होगा, किसी और से आगे किसी और को पास होगा। तो धीरे धीरे ये आपके नॉट जस्ट
बैक्टीरिया, वायरसेस भी हो सकते हैं, फंजाई भी हो सकती है, पैरासाइट भी हो सकते हैं। तो वो एक बार जब वो इम्यूनिटी डेवलप कर लेते हैं, फिर वो कुछ एंटीबायोटिक्स से वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं, फिर उनके ऊपर वो एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती हैं। तो इसलिए अब जो लेटेस्ट एंटीबायोटिक्स, कार्बोपेनम्स जैसी एंटीबायोटिक्स जो आई हैं, 3rd जनरेशन 4th जनरेशन, वो अभी तक तो काम कर रही हैं, बट अगर हम धीरे धीरे उनको भी उस लेवल पर लेना शुरू कर देंगे कि हम कैजुअल उसको यूज़ करना शुरू कर देंगे, तो उनके खिलाफ भी जो है वो डेवलप कर लेंगे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। फिर तो ये सुपर बग्स जो है हमको धीरे धीरे मारना ही शुरू कर देंगे। अब क्यों हो रही है, क्यों एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इतनी बढ़ रही है? क्योंकि मिस यूज़ हो रहा है एंटी माइक्रोबियल्स का, ठीक है। अब लैक ऑफ एक्सेस टू क्लीन वाटर भी है, लोगों की इन्फेक्शन इतनी कॉमन हो रही है क्योंकि वो हाइजीन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। पुअर इन्फेक्शन डिसीज़ प्रिवेंशन है, कंट्रोल नहीं है हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में, जैसे हम देख रहे हैं कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन किस लेवल पर पहुँच चुकी हैं। आईसीयूज़ में हाइजीन का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। पुअर एक्सेस टू क्वालिटी अफोर्डेबल मेडिसिन है, अवेयरनेस नहीं है लोगों को इसके बारे में कि एंटीबायोटिक्स कैसे लेनी है, और कोई लेजिस्लेशन को भी प्रॉपरली इन्फोर्स नहीं किया जा रहा है। तो ये सर्विलेंस प्रोजेक्ट है क्या? तो एम्स ने और यूएस के सीडीसी ने और आईसीएमआर ने मिलकर इस प्रोजेक्ट को चलाया और नेशनल कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश की कि सर्विलेंस हम कैसे बढ़ा सकते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस को कंट्रोल करने के लिए, और पेशेंट की केयर को हम सक्सेसफुली कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेंटर स्टेट साइंस कॉन्क्लेव। तो पीएम मोदी ने रिसेंटली सेंटर स्टेट साइंस कॉन्क्लेव को गुजरात साइंस सिटी में इनाग्रेट किया है। आपके ऑफकोर्स ये गवर्नेंस सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अहमदाबाद में इसको जो है लॉन्च किया गया। सेंटर और स्टेट के बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन कराने का इसका मकसद है। सारी स्टेट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया एक्सेप्ट 2 स्टेट्स, झारखंड और बिहार। तो ये कुछ थीम्स दिए गए हैं कि कौन कौन से थीम्स पर इस पर बात होगी, ये यहाँ पर थीम्स मेंशन किए गए हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज पर्वत प्रहार। तो आर्मी चीफ के सिक्योरिटी सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आर्मी चीफ जो है लद्दाख सेक्टर में एक्सरसाइज पर्वत प्रहार को रिव्यू करने गए हैं अभी रिसेंटली। तो लद्दाख प्लेट्यू के 14,000 फीट पर ये एक्सरसाइज की जा रही है। इसमें चिनूक हैवी हेलीकॉप्टर्स, लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, K9 वज्र होविट्सर्स भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं। जैसे ये लद्दाख प्लेट्यू में मतलब एक तरह से ईस्टर्न बॉर्डर पर हो रहा है, वैसे ही हमारे सेम ही टाइम पर गगन स्ट्राइक नाम की एक्सरसाइज हमारे वेस्टर्न फ्रंट पे, पाकिस्तान के साथ के फ्रंट पर भी हो रही है। तो एक तरह से क्या हो रहा है, ये 2 फ्रंट वॉर की जो है हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं कि कभी 2 फ्रंट वॉर हो जाए, दोनों साइड से हमारे को लड़ना पड़े, तो उसके लिए जो है हम तैयार रहें, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वर्ल्ड डेयरी समिट। तो आपको ऑफ कोर्स गवर्नेंस के लिए भी, इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है ये, जिसमें कि ऑफ कोर्स आपका एग्रीकल्चर सब टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पीएम मोदी ने जो है वर्ल्ड डेयरी समिट को नोएडा में इनाग्रेट किया है। लगभग 48 ईयर्स के गैप के बाद हम ये समिट को होस्ट कर रहे हैं। इसमें हम फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन इंडिया के जो डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी हैं उनको रिमेंबर कर रहे हैं। उनकी वजह से ही जो है इंडिया लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर बन पाया है वर्ल्ड में, और 21% ऑफ द टोटल ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन इंडिया में ही होती है। पीएम लाल बहादुर शास्त्री जी ने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड बनाया था 1965 में गुजरात में, और डॉक्टर वर्गीस कुरियन को उसका फर्स्ट चेयरपर्सन बनाया था। तभी हमने ऑपरेशन फ्लड भी जो लॉन्च किया, जिसमें आनंद पैटर्न, जो आपका अमूल के पैटर्न पर डेयरी कोऑपरेटिव्स को लॉन्च किया गया। और उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि 1970 में जब हमारे कंट्री में 107 ग्राम्स पर पर्सन मिल्क की कंजम्पशन थी, तो वो बढ़कर अब 2020 और 2021 में 427 ग्राम्स पर पर्सन हो चुकी है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूरेशियन H5N1। H5N1 क्या होता है? बर्ड फ्लू आपका। तो एक ऑफ कोर्स आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है ये। तो एक बॉटल नोज डॉल्फिन जो है वो फ्लोरिडा कनाल में डेड पाई गई है, और वो बर्ड फ्लू पॉजिटिव टेस्ट हुई है। तो एक तरह से ये वाला जो फॉर्म ऑफ जो है, या ये वाला स्ट्रेन जो है, ये नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बर्ड्स में देखने को मिल रहा है। और आपके जो कैटेशियंस कौन होते हैं? डॉल्फिन्स, पोर्पोइजेस, वेल्स, इनमें जो है ये आपका स्ट्रेन देखने को मिल रहा है। तो इससे उनकी ऑफकोर्स वाइल्ड लाइफ को रिस्क हो गया है। तो अपार्ट फ्रॉम जो है बर्ड्स और जो ये आपके डॉल्फिन्स, इनके अलावा जो है हम फॉक्सेस में, बॉबकैट्स, स्कंक्स और सील्स में बर्ड फ्लू के ट्रेसेस देख चुके हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है तारागिरी। तो ऑफ कोर्स ये भी सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो तारागिरी एक प्रोजेक्ट 17A की फ्रिगेट है, जिसको भी लॉन्च किया गया है माज़गांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा। तारागिरी जो है वो एक हिमालय में हिल रेंज है, गढ़वाल के पास। 5th शिप बनेगी प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट्स की। तो अंडर प्रोजेक्ट 17A प्रोग्राम टोटल 7 शिप्स बननी है, जिसमें से 4 जो है वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी हैं। ये 5th लॉन्च हुई है, इसके बाद 2 और लॉन्च होने वाली है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश।
So the first topic is proficiency level of Indian children. So this topic is important for your governance section, particularly the education sector section. So according to a study by NCERT, 11% of Indian children in class 3 lack basic mathematics skills. So a large scale study was conducted by Ministry of Education and NCERT to inquire about the foundational learning status of the of our class 3 students. So these students have been grouped into four categories. First is those who lack them, those who have limited proficiency, those who have sufficient competency, and those who are superior in this case. So findings of the study say that 48% of class 3 students lacked some kind of basic numeracy knowledge and skills. 11% of the students were even unable to complete the most basic level of grade most basic grade level numeracy tasks, and 37% could only partially complete their basic grade level tasks. And Tamil Nadu was the worst performer in this foundational numeracy skills. In terms of language proficiency, 53% of class 3 students surveyed for Hindi proficiency lacked or had limited knowledge and skills. In terms of our regional language proficiency, Maharashtra, Andhra Pradesh, Karnataka, and Kerala were the low performer states. So government has been making efforts. Of course, you know that under national education policy, 3 language formula has been proposed, out of which 2 of the languages would be indigenous. That is, one of them would be, of course, the mother tongue. And Nipun Bharat mission has also been launched, whereby we want to improve the foundational skills of our children by the year 2026 and 2027. So the next topic is Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana. So this topic is important for your social issues as well as your governance section also. So many states have asked the central government to extend the PM Garib Kalyan Anna Yojana beyond September 30, 2022. You know that the latest extension of this scheme is until September 2022. It is set to expire by unless of course it is extended again. So under this scheme, which was launched in March 2020 during the COVID-19 pandemic, all the priority households, that is the ration card holders and the Antyodaya Anna Yojana scheme beneficiaries, they are almost 80 crore beneficiaries, and they are given 5 kg free wheat or rice per person per month, in addition to the 5 kg food grains that they are already entitled under the National Food Security Act. So Department of Food and Public Distribution is implementing this scheme. So far this scheme has been able to it has been able to allocate almost 759 lakh million tons of free food grains. 3.4 lakh crore has been spent by the government as of now. The government has been extending this scheme since March 2020. Initially, it was launched for just 3 months, then for 6 months, so basically it has been extended for more than 2 years now. So the next topic is Indo-Pacific Economic Framework. So this topic is important for our international relations. So India has decided to opt out of the Indo-Pacific Economic Framework's trade pillar, which is the first pillar of this framework itself. So you know that recently first in-person meeting was held in Los Angeles, whereby India joined the supply chain, decarbonization and infrastructure, and anti-tax and corruption pillars of the IPEF, but it remained out of the trade pillar. So no official reason has been given as of yet, but experts believe that the trade pillar has certain aspects which would go beyond even WTO obligations. So you know that President Biden spoke about IPEF at October 2021, but it was launched during his recent May 2022 Asia trip, and it was launched in Tokyo. So either the partner member has to agree. Either the partner member has to agree to every module, or if you are agreeing upon a module, then you have to agree on all the sub modules of that particular section, or you have the option to not join a module. Like India has not joined the trade module. Otherwise, if we had given our concurrence, we had to join all the components of this module. Okay, so the key pillars of this IPEF are, of course, trade pillar says that we are striving for a rules-based, transparent, and clean trading system. Supply chain pillar says that transparency, diversity, security, and sustainability in supply chains has to be strived, and we have to identify the related raw material inputs for which manufacturing or processing shall be started, and we can increase our resilience and investment in the critical sectors identified.
Clean economy pillar says that we will jointly accelerate our efforts in pursuit of greenhouse gas emissions, in cutting down greenhouse gas emissions. We will incentivize and facilitate the clean energy transition. We will collaborate with each other on green technology. Similarly, for fair economy, aspects like corruption, taxation have been identified, and certain multilateral treaties have been identified as the key pillars of this module. So the next topic is rabies. So this topic is important for your science and tech section. So the death of a 12-year-old girl in Kerala from rabies, despite having multiple vaccination of the rabies vaccine, has raised questions about the rabies vaccine and its efficacy in India. So rabies, you know that it is a disease caused by a family of viruses called the Lissa viruses. This virus targets the central nervous system, and it is almost 100% fatal to the host animal if it succeeds in infecting it. So it's a RNA virus. It is present in the saliva of a rabid animal. It could be any animal, dog, cat, monkey, etc. So it gets and it enters into the body of the host or the target through the saliva. So that's why it is said that it is very important to remove the virus from the wound immediately by washing the wound with water and soap, followed by application of antiseptics. Apart from, of course, dogs, cats, monkeys, this virus stays in the saliva of all animals, ranging from cats to crocodiles. But generally, the humans beings are mostly associated with dogs or cats, or they are the most common pets. That's why this virus gets transmitted to humans via these two animals only. So the next topic is superbugs. So this topic is important for your science and tech section again. So a year-long survey has been conducted by Healthcare Associated Infection Surveillance India project, and it has found that the superbugs, the antimicrobial resistant bacteria or the microorganisms or drug resistant microorganisms have been securing victory over medicines. How? This first of all, let's see that these antibiotics, they are not functioning against these superbugs. Why? Because they have developed resistance against them. So our ICUs in the hospitals, they are hotbeds of these viruses or these superbugs which are resistant to multiple drugs or multiple antibiotics. So the most big issue is that the biggest issue is that rather that Indian ICUs are infecting our patients with gram-negative microorganisms, which is difficult to treat. 38.1% of patients with bloodstream infections and 27.9% of patients with urinary tract infections die within 14 days because of these gram-negative microorganisms. So these antimicrobial resistance is a very big thing. Generally, you know that people consume these antibiotics without even thinking once. They just consume it, and that's why the bacteria in their body starts developing resistance against certain antibiotics, and because of that it starts traveling in the human chain, and it becomes resistant to several of the drugs, leading to becoming them as superbugs. So what are the main drivers of antimicrobial resistance? Misuse and overuse, like I'm telling you, lack of access to hygiene, poor infection and disease prevention, poor access to quality and affordable medicines. People are not aware of it, of the benefits, of the dangers associated with indiscriminate use of antibiotics. So this project, what is this project? So this HAA, Hospital Acquired Infection Surveillance India project, is a project between AIIMS New Delhi, US Center for Disease, and ICMR, whereby national capacity will be strengthened for surveillance of hospital acquired infections, leveraging our existing capacities for microbiology, and support successful patient care to measure, track, and report the magnitude and type of AMR and HAA threats affecting India. So the next topic is Center State Science Conclave. So this topic is important for governance section. So PM Modi has recently inaugurated a Center State Science Conclave at Gujarat Science City. It has been inaugurated at Ahmedabad, Gujarat. It is meant to facilitate innovation and entrepreneurship between center and states. Except Jharkhand and Bihar, all states have participated in this two-day conclave. So there are some themes mentioned here which will be discussed during this conclave. So the next topic is exercise Parvat Prahar. So this topic is important for your
security section. So Army Chief General Manoj Pandey has recently visited Ladakh sector to review the exercise Parvat Prahar. It is being conducted at Ladakh Plateau at an altitude of 14,000 feet. At the same time, you just see this, in the eastern sector, we are conducting this exercise Parvat Prahar, and at the western front, we are conducting this exercise Gagan Strike. So, which means that our armed forces are preparing for a scenario in which we are forced into a two-front war. So the next topic is World Dairy Summit. So this topic is important for our economy section, or particularly the agriculture section. So PM Modi has recently inaugurated the World Dairy Summit in Noida. So we are hosting it after almost 48-year gap. So during this summit, we have paid our we have remembered rather the father of white revolution, Dr. Verghese Kurian, who was appointed as the chairperson of National Dairy Development Board by Prime Minister Lal Bahadur Shastri in 1965, and he is credited. Because of his efforts, India has become the largest milk producer in the world, contributing about 21% of total global milk production. It was 107 grams per person consumption of milk in 1970, which has jumped now to 427 grams per person in India now. So the next topic is Eurasian H5N1. So H5N1 is bird flu. So this topic is important for your environment section. So a bottlenose dolphin was found recently dead at Florida Canal, but she has tested positive for the bird flu. This strain of bird flu is very peculiar because it spreads widely among North American and European birds. So these findings represent that we have some documented cases in cetaceans. Cetaceans are the groups of animals, marine mammals like dolphins, porpoises, and whales. So it is becoming a risk to our wildlife. Apart from, of course, these cetaceans and other birds, this bird flu also infects our foxes, bobcats, skunks, and even seals. So the next topic is Taragiri. So this topic is important for your security section. So Taragiri is a Project 17 frigate which has been launched recently at the Mazagaon Dock Shipbuilders Limited. So Taragiri is basically a hill range in Himalayas located in Garhwal. It's an advanced version of P-17 frigates. So under the P-17A program, this is of course, Taragiri is the fifth frigate. A total of 7 ships has to be constructed. 4 have already been made, and the fifth has now, Taragiri has been launched, but 2 other will be made very soon. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.